हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रीति की भी यह बात सुनकर ओमकार कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। प्रीति कहती है, हाँ मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है। ओमकार कहता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कम से कम बताओ तो सही कि मैं उसे सुधार लूँगा। प्रीति जवाब देती है, मुझे तुम्हारी किसी गलती से कोई मतलब नहीं है और मतलब भी क्यों होगा, तुम मेरे लगते ही क्या हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। ओमकार कहता है, यह सब तुम क्यों और यह सब क्या कर रही हो ऐसा हो क्या गया है, ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसी प्यार के नाते हमारा रिश्ता है और कुछ समय के बाद इस रिश्ते पर मोहर भी लग जाएगी। प्रीति जवाब देती है, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। ओमकार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओमकार उसे मनाते हुए कहता है, करती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्रीति कहती है, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, अब नहीं करती। अब ओमकार गिड़गिड़ाते हुए पूछता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम कुछ बताओगी कि क्या हुआ है। तभी प्रीति जवाब देती है, कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत समस्याएं झेली हैं। तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करके मैं अपनी जिंदगी को नरक नहीं बनाना चाहती। ओमकार कहता है, तुम्हारे जैसा मतलब बताओ मुझे, कैसा हूँ मैं। प्रीति दूसरी तरफ चेहरा करके जवाब देती है, एकदम नकारे निकम्मे जो अपना खर्चा तक नहीं उठा सकते। अपने परिवार का खर्चा क्या उठाओगे। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस प्यार का क्या मतलब, अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। ओमकार जैसे ही आगे कुछ बोलने की कोशिश करता है, प्रीति कहती है, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं। ओमकार फिर से कहने के लिए बोलने की कोशिश करता है। प्रीति फिर से बोल पड़ती है, मुझे तुम्हारा एक शब्द भी नहीं सुनना, यहाँ से निकलो। इससे पहले कि ओमकार फिर से आगे कुछ कह पाता, प्रीति अपना फोन उठाती है और झट से बाहर निकल जाती है। ओमकार अपनी जगह पर वहीं खड़ा रहकर देखता रह जाता है। रोहित और अनिका के बेडरूम में अनिका तैयार होने के बाद अपने कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन रोहित अभी तक कमरे में ही था। रोहित शीशे के आगे खड़ा होकर तैयार होते हुए लगातार मन ही मन सोच रहा था कि अनिका ने नकली आकाश को पहचाना कैसे, और इसी तरह से बहुत सारे सवाल आकाश से रिलेटेड उसके मन में चल रहे थे। वह जल्द से जल्द अपने सारे सवालों के जवाब अनिका से पूछना चाहता था, लेकिन पूरा दिन और रात साथ रहने के बाद भी उसके पास मौका ऐसा नहीं था कि वह अनिका से बात कर सके, अनिका के बारे में, आकाश के बारे में बात कर सके। तभी वह मन ही मन निश्चित करता है, से ही उस काली चीज से निजात मिलती है। मैं सबसे पहले अनिका से आकाश के बारे में बात करूंगा। वैसे तो इन सभी सवालों का जवाब अनुमान के आधार पर वह जानता ही था, लेकिन वह इस मामले में अनिका से एकदम ठीक जानकारी हासिल करना चाहता था, क्योंकि यह मामला ऐसा ही था। वह सही जानकारी का होना बेहद जरूरी था। ठीक इसी वक्त कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। रोहित कम इन कहकर अपने बाल ठीक करते हुए कहता है, कम इन। चिराग कमरे के अंदर आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर। रोहित के 2 कदम दूर खड़ा हो जाता है। चिराग रोहित की तरफ देखता है। चिराग के चेहरे पर उलझन दिखाई दे रही थी। रोहित मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाए, पर बेहद सरप्राइजिंग की बात है कि चिराग किसी काम को करने के लिए निकला हो और वह बिना पूरा किए लौट आया हो। चिराग मेहता कहता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वह काम तो कब का हो गया। रोहित कहता है, तब फिर तुम्हारे माथे पर परेशानियों की लकीर क्यों है। चिराग कहता है, सर बात यह है कि आप सुनोगे तो शायद आप भी मेरी ही तरह सोचने लगोगे। चिराग की बात सुनकर रोहित हैरान हो जाता है और सोफे पर बैठते हुए चिराग के सामने बैठने के लिए इशारा करता है। चिराग वहीं सामने सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद आदित्य प्रासर के ऑफिसर में हुई सारी घटनाक्रम के बारे में रोहित को सुनाता है। रोहित मुस्कुराकर कहता है, सही कहा तुमने, सी हैज ए गुड बिजनेस सेंस। फिर एक पल रुककर कहता है, रोहित मारवा के साथ सौदेबाजी क्या, उन्हें पता नहीं। रोहित मारवा को अपनी बात मनवाने के लिए उनसे सौदेबाजी की कोई जरूरत नहीं। फिर 1 सेकंड का गैप लेकर आगे कहता है, बिजनेस के मामले में कम से कम रिश्तों को तो छोड़ देना चाहिए।
तभी चिराग कहता है, छानबीन करने पर यह कुछ और भी बात निकलकर सामने आई है। तभी रोहित कहता है, चिराग और कितना सस्पेंस क्रिएट करोगे, जो कहना है साफ साफ कहो। सबसे पहले यह बताओ, उसे मेरे साले के बदले में कौन सा भाई चाहिए। फिर चिराग कहता है, जवाब देने से पहले एक और सवाल पूछता हूँ। जैसे चिराग, यह बताओ कि इस बिजनेस की डील के बारे में तुम्हें क्या और तुम्हारी क्या राय है। चिराग कहता है, सर मुझे लगता है कि आपको कोई भी डील डिसीजन लेने से पहले एक बार आपके छोटे भाई सनी से बात कर लेनी चाहिए। बात अभी सिर्फ दोस्ती तक ही है, लेकिन मुक्ता जैसी लड़की से उन्हें प्यार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी जानकारी और समझ के हिसाब से मुक्ता सनी को पसंद करती है और यश भी हो सकता है। ओमकार और प्रीति के बारे में जानने के बाद मुक्ता ने उन दोनों की जिंदगियों को बचाने के लिए सनी से शादी करने का फैसला लिया। वहीं गुलेरिया परिवार के खिलाफ जाकर मुक्ता से शादी करने की हिम्मत सिर्फ मारवा परिवार ही रख सकता था। इसीलिए मुक्ता ने यह प्रस्ताव आपके सामने रखने के लिए कहा है। रोहित मारवा लंबी गहरी सांस लेकर सामने की तरफ देखता है और अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखते हुए कहता है, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग। फिर रोहित मन ही मन सोचता है, अब सनी से बात करनी होगी और मुक्ता से भी मिलना होगा। फिर रोहित की तरफ देखकर कहता है, मैं ओमकार और प्रीति की सगाई में बहुत ज्यादा देर नहीं चाहता, इसीलिए आदित्य प्रासार को मुक्ता के साथ आकर मिलने के लिए कहो। वहीं ओमकार के कमरे में मारवा हाउस। सनी अपने कमरे में कई घंटों तक ओमकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन ओमकार ना सनी के कमरे में आया था और ना ही सनी का फोन उठा रहा था। अंत में सनी कुछ सोचने के बाद अपने कमरे से उठकर ओमकार के कमरे तक पहुंच जाता है। ओमकार अपने सोफे की बैक साइड पर कमर लगाकर बैठा हुआ था और उसी पर अपना सिर रखकर चेहरे को ऊपर की तरफ उठा रखा था। अपने दोनों पैर सामने रखी हुई टेबल पर रखकर एक दूसरे पर चढ़ाए हुए था। वह दोनों हाथ गोद में रखकर बैठा हुआ था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसका चेहरा देखकर आज आसानी से बताया जा सकता था कि वह गहरी सोच में होने के बावजूद काफी परेशान भी था। उसकी दोनों बोहें के बीच में सूखन थी और पीछे की ओर से दोनों बोहें माथे की ओर चढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके कमरे में कोई आया था। सनी ओमकार के पास आ गया था, लेकिन उसे इस तरह से परेशान देखकर सनी का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था। फिर सनी उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। ओमकार की उससे सोच टूट जाती है और वह सनी की तरफ देखता है। इस वक्त उसका चेहरा एकदम भावहीन था। सनी पूछता है, क्या इस पूरे जाने की वजह भी विपरीत ही है। ओमकार बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। अब सनी पूछता है, क्या तुमने उससे बात नहीं की क्या। अब ओमकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, वह मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं बात किससे करता। सनी कहता है, लेकिन उसने अपनी नाराजगी तो बताई ही होगी। अब इस पर ओमकार बेहद उदास होकर चेहरे से जवाब देता है, उसने कोई बात नहीं कही और वह जो बात उसने कही वह यकीन करने के लायक नहीं है। सनी अपनी गर्दन को हल्का सा झुकाकर ओमकार को घूरने लगता है। 2 पल के बाद आगे कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे आसपास कई सारी पजल्स हैं और आंखों के सामने होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ओमकार कहता है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तुम गोल गोल बातें मत घुमाओ। सनी अपनी जगह से खड़े होते हुए कमरे में रखा हुआ बीन बैग उठाकर बीन बैग पर बैठ जाता है और ओमकार के सामने रख देता है। फिर उस पर बैठकर अपने दोनों हाथ आगे करके उसे कहता है, देखो सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रीति के साथ क्या बात हुई। इस पर ओमकार कहता है, मेरा इस वक्त कोई बात करने का मन नहीं है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर पाऊंगा। सनी कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद अब ओमकार अपनी शकल को लटकाता हुआ सनी को देखने लगता है। अब सनी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, तो ओमकार उसके और प्रीति के बीच में हुई सारी बातें विस्तार से सनी को सुनाता है। सनी फिर से कहता है, यह क्या बात हुई, तुम अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो वह तुमसे शादी नहीं करेगी, शादी छोड़ो प्यार भी नहीं करेगी। एक पल रुककर सनी ओमकार की तरफ सवाल भरी आंखों से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वह सच बोल रही है। ओमकार कहता है, मुझे लगता नहीं है, बल्कि मुझे पता है यह सिर्फ एक बहाना है और वह मुझसे और वह दूर होने के लिए यह सब बातें कर रही है। उसे इस बात से कोई समस्या होगी तो पिछले कई सालों से मैं कभी न कभी इसका जिक्र जरूर होता। फिर भी मन ही मन सोचता,
अभी प्रीति ने आज तक मेरी कमाई के लिए मेरे कोई भी काम ना करने के ऊपर मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बोला। इवन 2 दिन पहले तो वह मेरे कितने नज़दीक थी। वह आंखें बंद करता है और अभी अभी वह एहसास मेरे मन को बेहद सुकून देता है। ऐसा कहते हुए वह उसकी आंखों के आंसू गिरने लग जाते हैं। ओमकार आंखें बंद करते करते ही कहता है, मेरे बदन का रुआ रुआ खड़ा हो जाता है जब मैं उसके स्पर्श और ख्याल के बारे में सोचता हूँ। मैं उसके बिना रह नहीं सकता, तो वह मेरे बिना कैसे रह सकती है। सनी कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वह लड़की ऐसी नहीं है। फिर एक पल रुककर कहता है, प्रीति की दी हुई वजह के आधार पर गुलेरिया परिवार के किसी भी लड़के से शादी करने के लिए कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। वह कुछ काम ना करें तभी भी उनके पास इतनी संपत्ति है कि 7 पुश्तें नहीं आराम से बैठकर खा सकती हैं। ओमकार कहता है, इसीलिए तो परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। ओमकार प्रीति को अच्छी तरह से जानता था। वह एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी। प्रीति की नाराजगी क्या है, क्या वजह हो सकती है। अनुमान के आधार पर वह कई सारे कारण अपने ही दिमाग में खोज रहा था। इससे पहले कि ओमकार कुछ पूछता, सनी कहता है, मैंने सोचा था कि अब तुम दोनों को एक साथ में अच्छा टाइम मिल जाएगा। फिर एक एक्साइटेड होते हुए कहता है, शादी से पहले की लव स्टोरी की बात ही कुछ और होती है, लेकिन यहाँ तुम दोनों के बीच अलग ही कसमकस शुरू हो गया है। अब तुम क्या करोगे? ओमकार कहता है, करना क्या है, वजह पता करूंगा और उसे मनाऊंगा। फिर लंबी गहरी सांस लेकर आत्मविश्वास भरी आवाज में कहता है, हमारा इतना पुराना रिलेशनशिप है, यूं ही मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। अगर उसे मुझसे शादी नहीं करनी, अगर उसे मुझसे अच्छा कोई पार्टनर मिलता है तो वह खुशी से जाए, लेकिन कुछ लोगों की बुरी हरकतों की वजह से उसका दिल नहीं टूटने दूंगा। फिर कुछ देर तक दोनों खामोश रहते हैं। दोनों ही अपने अपने चेहरे पर हाथ रखकर मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। सनी अपने मन में सोच रहा था कि वह मुक्ता से हुई बातचीत के बारे में ओमकार को कैसे बताए। वहीं ओमकार भी कहीं ना कहीं एक गहरी सोच में उलझा हुआ था। जैसे ही ओमकार कुछ पूछने की कोशिश करता है, इस बार फिर से सनी बोल उठता है। सनी कहता है, अच्छा ही होगा कि तुम उसे जल्द से जल्द मना लो, क्योंकि मुक्ता हम तीनों से मिलने के लिए मारवा हाउस आने वाली है। सनी की बात सुनकर ओमकार आश्चर्य से कहता है, क्या? सनी ओमकार से कहता है, हाँ दोस्त, वह कोई जरूरी बात बताना चाहती है। इसके लिए हम तीनों को मिलने के लिए बुला रही थी। जब मैंने हमारी सिचुएशन बताई तो कहती है कि वह खुद यहाँ आकर हमसे मिल लेगी। ओमकार कहता है, क्या तुमने पता किया कि उस दिन होटल हेवन में हमारी सिक्योरिटी अचानक से क्यों बढ़ा दी गई थी? सनी कहता है, प्रीति ने कहा कि मारवा परिवार में बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। यह एकदम सिंपल है, या तो किसी दुश्मन ने हम पर अटैक प्लान किया होगा या अटैक करने की कोशिश की होगी, जिनकी जानकारी हमारे सिक्योरिटी गार्ड को पहले से ही मिल गई होगी। ओमकार कहता है, दुश्मन, इसका मतलब उस दिन प्रीति पर हमला हुआ था और प्रीति जानती है कि हमलावर कौन थे। सनी कहता है, यह लड़कियां कुछ ज्यादा ही तेज हैं। हमें कुछ भी नहीं पता और इन्हें सब कुछ पता चल जाता है। मुक्ता भी कुछ ऐसे ही जानती है, जिसे जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए तो वह हमसे बात करने के लिए मारवा हाउस आने के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद वह मुक्ता से हुई बातों की बातचीत भी ओमकार को बताता है। ओमकार कहता है, मुझे लगता है कि इन दोनों बातों में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। अब मैं प्रीति से तभी बात करूंगा जब हमारी मुक्ता से बात हो जाएगी। सनी कहता है, यदि ऐसा है तो फिर ठीक रहेगा, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि प्रीति को मनाने या फिर उससे उसके मन की बात जानने से पहले हमें एक बार मुक्ता से बात कर लेनी चाहिए। मुक्ता ही इसमें हमारी मदद कर सकती है। फिर कुछ पल के लिए दोनों को दोस्त खामोश हो जाते हैं और अचानक से ही ओमकार सनी के पास बैठता है और कहता है, एक बात पूछूं? सनी कहता है, क्या? ओमकार कहता है, मैं मना कर दूंगा, तुम नहीं पूछोगे। तो ओमकार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगती है। वह कहता है, तभी भी मैं पूछूंगा। सनी कहता है, तो फिर पूछ ही लो, मेरे से क्यों ऐसे परमिशन मांग रहे हो? ओमकार कहता है, तुम्हें मुक्ता कैसे लगी? ओमकार का सवाल सुनकर सनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक दिखाई देने लगती है, और फिर एक पल रुककर सनी जवाब देता है, अच्छी, बहुत अच्छी। अब सनी कुछ सोचने लगता है। ओमकार अभी भी उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। सनी कुछ पलों के बाद ओमकार से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुक्ता मुझे पसंद करेगी? ओमकार सनी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वह तुम्हें पसंद करेगी नहीं, बल्कि वह पसंद करती है।
एक लड़की होकर भी उसे तुम्हारी उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वह तुम्हें जानने समझने की कोशिश कर रही है। एक पल रुककर ओमकार आगे कहता है, अपने बिजनेस और तमाम कार्यों को छोड़कर अगर वह एक लड़के की जासूसी कर रही है तो वह बिना किसी कारण नहीं हो सकती। इसके बाद दोनों दोस्त हल्के हल्के मुस्कुराने लगते हैं। मीटिंग पैलेस में आज भी भूमिका, निखिल, अनिका, रोहित सभी समय से पहले ही पहुंच चुके थे और फिर से पैलेस के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मीटिंग हॉल में इकट्ठे हुए थे। निखिल के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। निखिल को इस तरह तकलीफ में देखकर भूमिका कहती है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है वह साफ साफ सभी के सामने रख दो। इसके बाद सभी लोग मिलकर सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। फिर अनिका कहती है, भूमिका सही कह रही है। निखिल अब बड़ी सी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन को देना शुरू करता है। वह सभी को बताता है कि यह एक एडवांस रोबोट है। अभी तक इस तरह के रोबोट सिर्फ विजुअलाइज किए गए हैं, बनाए नहीं जा सकते। यह अपनी तरह का पहला रोबोट है। इस वक्त हमारे लिए परेशानी की वजह यह है कि इसके सॉफ्टवेयर को कॉपी करने के बाद हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अंदर जितने भी फंक्शन एक्टिव हैं, हमारी डिवाइस केवल उन्हीं को कॉपी कर पाई है। लेकिन मैं पूरे दाव के साथ कह सकता हूँ यह उससे ज्यादा पावरफुल है जितना हमें दिखाई दे रहा है। डिवाइस में जो कुछ भी कॉपी हुआ है उससे बहुत सारे रूप हम अपने घर में ही देख चुके हैं। यह अपने आप को छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीजों में बदल सकता है, साथ ही साथ बड़े से बड़े रूप में खुद को ढाल सकता है। इसके छोटे रूपों को हम देख चुके हैं, लेकिन यह कितना बड़ा हो सकता है इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिसे हम घर की कोई सामान्य मशीनरी समझ रहे हैं, वह एक चलता फिरता रोबोट है जो हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी हमें जानकारी ही नहीं है। हाँ, मैं इसके बारे में इतना जरूर बता सकता हूँ, इसे बनाने के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन रोबोट एक्सपर्ट की किसी सालों की मेहनत से यह बना होगा। इसके बनाने में बेहिसाब मेहनत और वक्त के साथ साथ अपार दौलत भी खर्च हुई होगी। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसे बनाने के पीछे कोई छोटा मोटा व्यक्ति का हाथ नहीं है। इसके अलावा इसका उद्देश्य भी कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता। इसके बाद स्क्रीन की तरफ वह पीठ करते हुए बाकी सभी लोगों की ओर देखने लगता है और आगे कहता है, इससे भी जरूरी बात यह है कि यह रोबोट का सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली टीम के साथ नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी के बेहतरीन साइंटिस्ट भी इसे बनाने में उनके साथ हैं। इस रोबोट का सॉफ्टवेयर जिसकी भी हमें अधूरी जानकारी है उसे भी महत्वपूर्ण भाग है। इसकी संरचना यह खुद को कुछ ही सेकंड में रिपेयर कर भी सकता है, इसीलिए इसे नुकसान पहुंचाना भी आसान नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि हम सोच रहे थे कि हम इसे क्रैक करके हम इसे हासिल कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा ही मुश्किल काम होने वाला है। इसके बाद फिर से स्क्रीन की तरफ मुड़कर उस पर एनिमेशन दिखाते हुए कहता है, इसके सॉफ्टवेयर को कॉपी करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल इसके अंदर किसी भी कोड या कमांड को डालना है। इसकी एंटीवायरस प्रोटेक्टिव वॉल है। इस तरह की कोई भी तकनीक मैंने आज तक कभी नहीं देखी। हम पहली लेयर को तोड़कर अंदर जाएंगे तो इसकी लेयर पर काम करेंगे तो पहली लेयर खुद को रिपेयर कर लेगी, दूसरी लेयर पर काम करेंगे तो तीसरी उसको रिपेयर कर लेगी, जो खुद को दूसरी लेयर खुद को रिपेयर कर लेगी। जब तक हम इसके अंदर नहीं पहुंच पाएंगे तब तक इसे कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी 7 लेयर हैं और इसके सबके अंदर की 3 लेयर हैं जो वायरस को निकाल देगी। फिर हम कह सकते हैं कि वह कैप्चर कर ले। अपनी बात को समझाने के लिए स्क्रीन पर अलग अलग तरह के ग्राफ्स और एनिमेशन दिखाते हुए आगे बढ़ता है और बारी बारी से सभी के बारे में डिटेल से बताते हुए चला जाता है। यह सब बताने के बाद निखिल एकदम खामोश हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद भूमिका कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह 7 लेयर वाला एक चक्रव्यूह है जिसको तोड़ने के लिए अभिमन्यु की जरूरत है और अभिमन्यु हमारे पास नहीं है। निखिल कुछ कहता है और अपने होठों की मूवमेंट करते हुए सिर्फ हल्के से अपनी गर्दन हिला देता है। अब अनिका निखिल से कहती है, अगर तुमने प्रॉब्लम ढूंढी है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी ढूंढा होगा, कहो क्या सोचा होगा। निखिल कहता है, मैं इसमें इस काम को कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें काफी वक्त लग सकता है। हो सकता है कि मैं एक दिन में कामयाब हो जाऊं और यह भी हो सकता है कि मुझे इसके करने के 1 हफ्ता या 1 महीना भी लग जाए।
यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं और कभी सोचा भी नहीं। यह सिर्फ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है, यह विश्व के सबसे काबिल वैज्ञानिकों का दिमाग है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर्स तक तो ठीक है, लेकिन मैं साइंस के मामले में इतना अच्छी तरह नहीं जानता। ऊपर से यह खुद को भी रिपेयर कर सकता है। इससे पहले हमें की 7 लेयरों को तोड़कर इसे सॉफ्टवेयर को करप्ट करना होगा। यह सब सुनने के बाद अनिका अपने माथे पर हाथ रख लेती है। तभी भूमिका से पूछती है, क्या तुम्हारा इस साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी ग्रुप के साथ मिलकर भी यह नहीं कर सकते? अब अनिका भूमिका को समझाते हुए कहती है, भूमिका, सभी तरह के इंजीनियर्स अपने आप में साइंस होती है। इसका मतलब है कि यह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को तो हमारे ग्रुप के साथ टैलेंट कर सकता है, लेकिन इसका हार्डवेयर नैनो टेक्नोलॉजी के महारथी साइंस के द्वारा तैयार किया जा गया है, जिससे हमारा पूरा ग्रुप मिलकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर इसके हार्डवेयर को तोड़ा जा सकता या इसके अंदर एंट्री की जा सकती, तब जाकर इसके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। आसान भाषा में तुम इसे मानव शरीर की तरह समझो, जिसके अंदर का पूरा सिस्टम स्किन की सतह लेयर से बना हुआ है, और यह स्किन छोटी मोटी चोटों का असर हमारे शरीर का किसी भी प्राणी पर नहीं होने देती। तभी निखिल कहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी स्किन हमारी स्किन की तरह कोमल नहीं है, यह अभेद है। अब भूमिका के चेहरे पर भी परेशानी दिखाई देने लगती है और अनिका से झट से कहती है, तुम सबसे पहले बच्चों को उस रोबोट से बचाकर रखो, वहीं मारवा हाउस के बाहर कहीं सेफ जगह पर पहुंचा दो। बच्चे सेफ हो जाएं, बाकी हम सब मिलकर देख लेंगे। भूमिका की बात सुनकर रोहित मारवा भी अनिका के चेहरे की ओर देखने लगता है। इस पर अनिका के चेहरे के हाव भाव कुछ बदलने लगते हैं और कुछ पलों के बाद वह कहती है, ठीक है, मैं देखती हूँ इस बारे में क्या करना है। दरअसल गुलेरिया हाउस में करण बेहद गुस्से में अपने कमरे में एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर रिलैक्स चेयर पर बैठा हुआ था। मयूर भी करण के कमरे में ही मौजूद था। वह एक और अपने दोनों हाथ मोड़कर खड़ा हुआ था। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुलता है। श्रवण गुलेरिया और उसकी पत्नी शकुंतला देवी मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं और यूं ही झूठी मूठी मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर करण से नमस्ते कह देते हैं। करण उन दोनों को नमस्ते का कोई जवाब नहीं देता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों से इशारे से बात करते हैं। शकुंतला देवी आंखों से श्रवण से पूछती है, करण इतना गुस्से में क्यों है और हमें यहाँ क्यों बुलाया होगा? श्रवण भी आंखों के इशारे से ही जवाब देता है, अभी खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिर पलक झपकते हुए उसे सोफे पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी करण के कमरे में रखे हुए सोफे की तरफ बढ़ जाते हैं और जैसे ही बैठने लगते हैं तभी करण बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा? अब दोनों पति पत्नी अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं। दोनों को साफ सूंघ जाता है। पूरे खानदान में किसी की हिम्मत नहीं थी कि करण के खिलाफ जा सके। श्रवण हंसते हुए कहता है, तुम इतने नाराज क्यों हो? क्या हमसे कोई भूल हुई है? इसके बाद उनके सवाल पर करण उन्हें घूरने लगता है। करण की आंखों से दोनों पति पत्नी सहम जाते हैं। उन दोनों की निगाहें नीचे की ओर झुक जाती हैं। फिर करण थोड़ी देर बाद कहता है, तुम दोनों खुद बहुत समझदार हो, अपनी गलती खुद समझ सकते हो। वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यह गलती का परिणाम सुनाने के लिए बुलाया है। यह दोनों पति पत्नी को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ पैर सुन्न हो गए हों। उन्हें खड़ा होने में दिक्कत हो रही थी। सिर में चक्कर जैसा महसूस होने लगा था। दोनों गिरने ही वाले थे। तभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद करण मयूर की तरफ आंखों से इशारा करता है। मयूर जवाब में अपनी गर्दन हिला देता है और एक फाइल लेकर उन दोनों की तरफ जाता है। इसके बाद वह फाइल श्रवण के हाथों में पकड़ाते हुए वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। श्रवण शकुंतला की तरफ देखता है। शकुंतला आंखों से इशारा करती है, इसे खोलो और देखो कि इसमें क्या है। श्रवण पलक झपकते हुए हामी भरता है और वह झट से फाइल को खोलकर एक एक पेज को ध्यान से देखते हुए पलटने लगता है। शकुंतला भी श्रवण की ओर करीब आते हुए अपनी आंखों से अपनी आंखों को फाइल में गड़ा देती है। पूरी फाइल को पढ़ लेने के बाद दोनों पति पत्नी फिर से एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगते हैं। दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब शकुंतला करण से कहती है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह अधिकार माता पिता का होता है कि वह अपने संतान को अपनी संपत्ति में से कितनी संपत्ति देगी और कब देगी। करण उसे घूर घूर कर देखता है।
तभी श्रवण शकुंतला का हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे से घबराते हुए कहता है, क्या कह रही हो? भाग्यवान जो हाथ में बचा है वह भी चला जाएगा, इससे उलझने की गलती मत करना। फिर जैसे ही शकुंतला श्रवण की ओर देखती है, श्रवण से चुप रहने का इशारा करता है। अब मयूर शकुंतला की बात का जवाब देते हुए कहता है, आपको जो हर महीने गुलेरिया परिवार से मिलता था उसका आपने दुरुपयोग किया है, जिसकी मदद से आप गुलेरिया खानदान के नाम को रोशन करने के बजाय उसकी दौलत को बर्बाद कर रहे हैं। उसी दौलत की मदद से आप हमें दादागिरी दिखा रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मनी अब आपके पास नहीं होगा तब आप लोग इस तरह की कोई करतूत दोहराओगे नहीं। इसीलिए अब से आपको कुल शेयर का 80% ओमकार के खाते में ट्रांसफर करना होगा और आपके हिस्से का 20% आप लोगों को पहले ही टाइम पर मिल जाएगा। इससे पहले कि शकुंतला कुछ कह पाती, मयूर अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, रोने की कोई जरूरत नहीं है। और रुको, अभी और कुछ भी कहना है, सुन लीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपकी हर एक गलती पर इस प्रोजेक्ट में से आपका अमाउंट और भी कम होने वाला है। आपका हर प्रतिशत, आपकी हर एक गलती पलटकर ओमकार के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद श्रवण गुलेरिया और शकुंतला गुलेरिया बड़े ही प्यार से करण से कहते हैं, अपने ही भाई के साथ ऐसा कौन करता है? तुम्हें हमारी वजह से कभी कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग गुलेरिया हाउस छोड़कर तुमसे दूर एक बंगले में रहते हैं। इसके बाद भी अगर तुम्हें हमारी वजह से परेशानी हुई है तो हम दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं। इससे पहले कि वे दोनों पति पत्नी की नौटंकी आगे बढ़ती, करण अपने हाथ की हथेली को आगे कर देता है। यह खामोश हो जाने का इशारा था। करण एक बार फिर से सख्त आवाज में कहता, तुम लोग यहाँ से क्यों गए थे? इसके बारे में सभी जानते हैं। इस पर तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले रोहित मारवा तुम्हें सजा दे, मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ, क्योंकि रोहित मारवा की मार तुम नहीं सहन कर पाओगे। तुम दोनों की कक्षाओं के लिए मैं तुम दोनों को खानदान के सालों बाद सुधरे हुए संबंधों को तात्पर्य पर नहीं रख सकता। तुमने हमारे परिवार पर दाग लगाया है। इसके बाद भी अपनी सजा को करण गुलेरिया की तरफ से अपनी भलाई समझकर एक्सेप्ट करो। और श्रवण, याद रहे कि तुम्हारी इतनी भलाई सिर्फ इसलिए सोची है क्योंकि बदकिस्मती से तुम्हारी रगों में गुलेरिया खानदान का खून है। अब एक बार फिर से जैसे ही श्रवण और शकुंतला कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, कर्ण अपनी मोटी मोटी आंखों से उन्हें घूरते हुए हुंकार भरता है और कहता है, हम उसकी आवाज सुनते ही दोनों ही रूह कांप जाती है। कर्ण गर्दन हिलाकर उन दोनों को कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा करता है। दोनों चुपचाप वहां से बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद कर्ण मयूर से कहता है, मयूर, तैयारी करो, जितनी जल्दी हो सके दोनों बच्चों के रिश्ते का एक बंधन में बांध देना ठीक होगा, क्योंकि यह दोनों इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। इन दोनों की प्रकृति शिकार जैसी है। यह इस बार इनका वार चूक गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। उधर योगराज के बंगले में योगराज अपने ही बंगले में बनाए गए पार्टी ऑफिस के अंदर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग में व्यस्त था। एक कार्यकर्ता कहता है, भैया जी, हम अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं और यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पर समस्या से बड़ी बड़ी समस्या एक जैसी नहीं है। कहीं पर सीवर ब्लॉकेज की समस्या है तो कहीं पर पानी की, कहीं सड़क की समस्या है तो कहीं पर झुग्गी झोपड़ी हो, कि वहीं वृद्धा पेंशन को लेकर लोग परेशान हैं तो कहीं विकलांगता के लाभों को लेकर परेशान। तभी दूसरा कार्यकर्ता कहता है, अगर सभी समस्याएं एक जैसी हों तो हम एक प्रस्ताव पास कर सकते हैं और सभी से वाहवाही लूटकर अपने लिए वोट मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ लोगों की दिक्कत अलग अलग है। ऐसे में हम करें तो करें क्या? इस तरह से आगे भी अन्य कार्यकर्ताओं अपनी अपनी बात रख देते हैं। अब योगराज अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और अपने दोनों हाथों से सभी को बैठने का इशारा करता है। सभी शांति से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और योगराज बोलना शुरू करता है, देखिए, इसमें इतना अधिक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। तुम उनकी जितनी भी जरूरतें पूरी करते रहोगे, वह हर बार उससे भी ज्यादा उनकी जरूरतें बढ़ती जाएंगी। कई जरूरत के सामान आ खड़े होने पर वह पहली उसको पाने की समस्या और वहाँ सीवर की समस्या निश्चित है। आप जितने भी उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करोगे, उनकी जरूरतें और बढ़ती ही जाएंगी। अभी हमें सबसे पहले प्राथमिकता को देखना है और उनकी पहली प्राथमिकता पानी है। जब पानी की समस्या सुलझेगी तो सीवर की समस्या दिखाई देगी, फिर बिजली की समस्या दिखाई देगी। यहाँ जहाँ इस तरह सभी कुल सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, वहाँ उन्हें पेशेंट जैसे लाभों की इच्छा प्राप्ति होगी।
एक पल रुककर आगे कहता है, यह सभी के सभी हम लोगों का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि हम उनकी एक के बाद एक, दूसरी से तीसरी और चौथी सभी समस्याओं को दूर कर पाएं। लेकिन समस्या दूर कैसे की जाए, हमारे लिए यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जैसे ही उनकी पहली समस्या दूर करेंगे वह सब खुश हो जाएंगे और थोड़े ही दिन बाद दूसरी समस्या लेकर तुम्हारे पास बड़ी ही उम्मीद से आकर खड़े हो जाएंगे और फिर दूसरी के सुलझने के बाद वह तीसरी समस्या लेकर आएंगे और आपके सामने खड़े हो जाएंगे और उनकी अंतिम समस्या वह होगी जो हमसे भी नहीं सुलझेगी, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, इसीलिए हम इनमें से किसी एक प्राथमिकता को ही अभी हाल में पूरा कर देते हैं।